गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को पास? गुड मॉर्निंग सर, आ रही है। मॉर्निंग। तो हम लोगों ने अब तक के जितना पढ़ा था उसको थोड़ा सा पीछे से हम लोग स्टार्ट चलते हैं हमेशा। तो हम लोग शुरू करते हैं, फिर लोग आते जाएंगे, हम इन करते जाएंगे। देखिए, हमको अगर नंबर ऑफ नोट्स कैलकुलेट करने थे तो उसके तरीके तमाम हैं। एक एडहॉक तरीका यह है कि जितने नोट्स हैं आप काउंट कर लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कितने नोट्स हैं। नहीं तो क्या है कि लेफ्ट के नोट्स काउंट कर लो, लेफ्ट सब ट्री के और राइट सब ट्री के, और उसके बाद +1 कर लो, आपको नंबर ऑफ नोट्स पता लग जाएंगे। तो नंबर ऑफ नोट्स काउंट करने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्योंकि आज हम लोग बेसिकली जो है इसके बाद थ्रेडेड बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसका एल्गो है। एल्गो हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था। फिर से अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। जिसमें अगर ट्री नल है तो हमने रिटर्न 0 किया, नहीं तो हमने क्या किया, पहले लेफ्ट का कैलकुलेट किया, फिर राइट का कैलकुलेट किया और दोनों को आपस में जोड़ के +1 कर दिया। यही किया था हम लोगों ने पिछली, यही तो एल्गो है हमारा। यस सर। अब अगर हमें डिलीट करना है किसी बाइनरी सर्च ट्री को, यहां बात किसी नोट की नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है कंप्लीट बाइनरी ट्री की। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री को अगर हमको डिलीट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कहीं बाइनरी ट्री एम्प्टी तो नहीं है। और बाइनरी ट्री अगर एम्प्टी है तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीट लेफ्ट सब ट्री और उसके बाद डिलीट राइट सब ट्री। और फाइनली हम क्या करेंगे, जो ट्री का स्पेस है, जो ट्री का नोड है, जो स्पेस लिए हुए है, उसको फ्री कर देंगे। ये क्लियर है? यस सर। कल एक बच्चा नया आया हुआ था, अ, वो अभी रूम में आ गए कि अभी तक नहीं आए? सर वो ईई का था, उसे कंफर्म नहीं था उसने इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा लिया है। ले, वेरी गुड। तब तो पहले ही दिन उसको पर्थ की पिच पे खेलना पड़ गया, क्योंकि आजकल क्रिकेट बहुत चलने लगा है ना, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि पर्थ की पिच, और ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी मैचेस होने वाले सारे। भैया आप में से बहुत से लोग सरप्राइज नहीं देते हैं, क्या चक्कर है? और बहुत से लोग सरप्राइज देते हैं लेकिन क्लास नहीं करते हैं। जैसे एक विकास दुबे जी हैं, और शुभ एक शिवम जी हैं। ये लोग अभी क्लास से नहीं आए हैं, आते ही नहीं है क्लास में। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो डिलीशन में कोई प्रॉब्लम? वैसे डिलीशन में तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हमेशा किसी चीज को इंसर्ट करने में या क्रिएट करने में ही प्रॉब्लम आती है। यस सर। क्योंकि अगर हम ट्री को भी फ्री कर देंगे तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पे बेस लैंग्वेज मान के चलते हैं सी को,
और सी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि सी जो है गार्बेज कलेक्शन नहीं करती। आप जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस देखेंगे, मॉडर्न लैंग्वेज क्या है, आप जितनी भी रिसेंटली लैंग्वेज देखेंगे जैसे जावा है, डॉटनेट है या पाइथन है, ये जिस स्पेस पे वैल्यू स्टोर करते हैं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो वैल्यू वहां से डिलीट हो जाती। ठीक उसी तरीके से जैसे आप जिस सीट पे बैठ रहे हैं, जब उठ रहे हैं तो उसको सैनिटाइज करके चले जा रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरा आए और वो सैनिटाइज करे। ठीक है ना, बात आपको समझ में आ रही है मेरी? तो यस सर। जो सी है वो ये काम नहीं करता। सी पुराने ख्यालातों वाली लैंग्वेज थी, उसमें केवल हम क्या करते थे, हम उसकी मेमोरी जो पॉइंटिंग थी उस पॉइंटर को हटा देते थे। अब वो किसी चीज को पॉइंट ही नहीं कर रहा है। जब वो किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा है तो वो स्पेस पे वैल्यू है, ऐसा नहीं कि वो वैल्यू हट गई, बट वो स्पेस अब मेरे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी ट्रेन से लखनऊ आ रहे हैं, बनारस से मान लीजिए आप लखनऊ आ रहे हैं, ठीक है, आपने एक पानी की बोतल खरीदी और वो बोतल बिना खोले आपने अपनी बर्थ पे रखी और लखनऊ में आप जल्दी उतर गए, ट्रेन चलने वाली थी, तो क्या वो बोतल भी उतर जाएगी अपने आप? वो बोतल तो उसी जगह पे स्टोर रहेगी ना। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जी सर, सही होगा। लेकिन कभी आप जो है होटल्स में जाते हैं, होटल्स में जैसे आप मान लीजिए जैसे ही छोड़ के जाते हैं होटल, आप देखते हो फौरन सफाई कर्मचारी आता है और वो होटल के आपके सारे रूम को साफ कर देता है, और जिससे कि नए आदमी आकर वहां पे आसानी से रिसाइड करें। उनको आपका पुराना कोई सामान नहीं मिलेगा। ट्रेन में हाँ आपको पुराना सामान मिल जाएगा जो छूटे हुए लोगों का होता है। ऐसा ही होता है ना। तो ट्रेन में गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा है। ट्रेन एग्जाम्पल है क्लासिकल सी लैंग्वेज का, जिसमें आपका कोई भी डेटा जो स्टोर हो गया वो वहां पर स्टोर रहेगा, बस अब आपके एक्सेस में नहीं है क्योंकि आपकी लिंकिंग वहां से हट गई। बाकी सारे जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें वो एरिया भी क्लियर हो जाता है। इसलिए आप सी में अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया है वेरिएबल, तो आप हमेशा गार्बेज वैल्यू को लेते हैं। गार्बेज वैल्यू क्या होती है? ऐसी वैल्यू जो हमारी ना हो। भाई गार्बेज क्या होता है? भाई आप देखते हो कूड़े में से भी लोग कुछ ना कुछ बीना करते हैं, तो इसका मतलब कूड़ा किसी यूज का नहीं है ऐसा तो हम नहीं कह सकते। बस कूड़े में जो सामान हम फेंक रहे हैं वो हमारे यूज का नहीं है, यानी जो प्रोग्राम हमने बनाया था वो वैल्यू हमारे यूज की नहीं है, और जो वैल्यू आ रही है जो हमको दिखाई पड़ रही है वो हमारे यूज की नहीं है, इसलिए हम उसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं। क्लियर है ना मेरा बात बेटा? यस सर। तो इस तरह की जो गार्बेज वैल्यू होती हैं, या कभी कभी हम ऐसी पॉइंटर्स यूज करते हैं जो ऐसी जगह को रिप्रेजेंट करते हैं जो जगह करंट प्रोग्राम यूज नहीं कर रहा होता है, तो इस तरह के पॉइंटर्स को हम डैंगलिंग पॉइंटर्स कहते हैं। कभी कभी आप लोग इंटरव्यू में जाओगे तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि ECEE के हो, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई डैंगलिंग पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो डैंगलिंग पॉइंटर्स एक ऐसे पॉइंटर्स है जो ऐसी जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले एग्जिस्ट करती थी पर करंट सिनेरियो में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है मेरी बात? यस सर, क्लियर है। तो फ्री करने से यही होता है कि हम मेमोरी स्पेस को रिलीज कर देते हैं, और उसकी इसलिए रिलीज कर देते हैं कि दूसरा कोई प्रोग्राम आकर उस चीज को एलोकेट कर सकता है। जब तक वो किसी भी मेमोरी से फ्री नहीं होगा रिसोर्स, तब तक उसको कोई एलोकेट नहीं कर सकता है। तो ये सब चीजें तो थी कि हम फ्री क्यों यूज करते हैं, हम डिलीट खाली करके वैल्यू उसको भाई उसकी लिंकिंग हटा दें, काम खत्म हो जाए। हम फ्री क्यों करते हैं?
फ्री इसीलिए करते हैं कि रिसोर्स हमको छोड़ देना चाहिए। रिसोर्स अगर हम रोके रहेंगे तो एक डेडलॉक की कंडीशन आ जाएगी। डेडलॉक का मतलब समझते हैं? नहीं सर। डेडलॉक का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी रिसोर्स को मांग रहा है और दूसरा प्रोग्राम वो रिसोर्स लिए हुए है, वो प्रोग्राम रिसोर्स को छोड़ ही नहीं पा रहा है। तो क्या कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम आगे बढ़ पाएगा? मान लीजिए जैसे आप एक पेंसिल लेके आए और आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने और मान लीजिए शुभेन दो, मान लीजिए निखिल और शुभेन दोनों का रोल नंबर आसपास होता है, दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे। अब शुभेंद्र डायग्राम ही बनाते रहेंगे पूरे पूरे जो है एग्जाम में, तो क्या निखिल को वो रिसोर्स एक्सेस होगा? नहीं सर। तो जब आपको वो रिसोर्स एक्सेस नहीं हो रहा है तो आपके लिए वो कंडीशन क्या हो गई? डेडलॉक की हो गई। यानी अब आप ना आगे बढ़ सकते हो ना कुछ और काम कर सकते हो। अब आपको वही काम करना है और उसके लिए रिसोर्स आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी कंप्यूटर हैंग कर जाता है। आजकल तो नहीं हैंग कर रहा है, लेकिन पुराने कंप्यूटर्स हैंग बहुत करते थे। वो इसी वजह से था कि मेमोरी कम होती थी और उस पे हम लोग कई सारे पैरेलल प्रोसेसिंग तमाम सारी करते रहते थे। तो प्रोसेसर के पास समय नहीं होता था कुछ रिसोर्सेस को कुछ कुछ और मेमोरी प्रोसेसर्स को अपना समय देने का। तो वो प्रोसेस क्या करते थे? लगातार वेट करते रहते थे। तो आपका सिस्टम एक तरीके से हैंग की पोजीशन में चला जाता था। हैंग कुछ नहीं है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का डेडलॉक है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अनुष्का बेटा, आपको बात समझ में आई? यस सर। आदर्श है? आदर्श, आदर्श यस सर। बेटा, बात समझ में आई ये वाली? यस सर। तो ये यहाँ पे रिफर नहीं करता है, लेकिन जब आप कभी भी कोई सिस्टम बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि रिसोर्स जैसे ही खत्म हो आपका उसका यूटिलाइजेशन, आप तुरंत उसको क्या कर दीजिए? रिलीज कर दीजिए। क्लियर है? आपको मालूम होगा एक बैंक है, आप सब लोग जानते हैं, बहुत पुरानी बैंक है और सबसे पहले सीबीएस सिस्टम, सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, जो आजकल बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, इसी बैंक ने स्टार्ट किया था। उस बैंक का नाम बता सकते हैं? इंडिया में सबसे पहले उसी बैंक ने स्टार्ट किया था सीबीएस। कोई नाम बता सकता है भाई किस बैंक ने स्टार्ट किया था? क्योंकि आप लोगों ने जब से आंखें खोली तब से सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम देख रहे हैं। पहले क्या होता था कि हमारा पैसा जिस बैंक का है हमें उसी बैंक में जाके पैसा जमा करना पड़ता था। अब तो हम कहीं से भी विड्रॉ कर सकते हैं और कहीं पे भी पैसा अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो सेंट्रल बैंकिंग का ये फायदा होता है। लेकिन ये सबसे पहले स्टार्ट किस बैंक ने किया था? सिंडिकेट। सबसे पहले स्टार्ट किया था पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी। अब पीएनबी के पास एक प्रॉब्लम थी। पीएनबी खुद तो भाई, ऐसे मान लीजिए मुझे कोई सिस्टम तैयार करना है तो मैं तो हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं। और आपको अगर सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम करना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक नेटवर्क चाहिए जो सारी बैंकों को कनेक्ट करे। तो इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क किस कंपनी का है? जियो मत बताना, उस समय जियो नहीं। एसबीआई सर। बीएसएनएल। एसबीआई का। अरे मैं नेटवर्क पूछ रहा हूँ प्रभु, वो बीएसएनएल का है। अगर आप देखिए हाँ एयरटेल को भी, बीएसएनएल सॉरी। आप एयरटेल को भी देखिए तो एयरटेल किसकी बैंडविड्थ यूज करता है? जो आपने वो स्पेक्ट्रम देखा होगा, किसका स्पेक्ट्रम यूज करता है? बीएसएनएल का ही करता है। कोई भी कंपनी, चाहे वो जियो हो चाहे जो हो, वो इस समय इंडिया में अगर स्पेक्ट्रम यूज कर रही है तो उसकी मदर स्पेक्ट्रम कहाँ से आ रहा है? बीएसएनएल से आ रहा है। तो बीएसएनएल को उन लोगों ने हायर किया था नेटवर्किंग के लिए।
और इस समय डेटाबेस की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, कोई बता सकता है जिसका नाम आपने सुना हो? क्योंकि बैंक का मसला है, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, डेटा को भी स्टोर करना है, तो सबसे बड़ी डेटाबेस की कंपनी कौन सी है? IBM, ओरेकल। ओरेकल। यानी ओरेकल को उन्होंने हायर किया था डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले किसको लिया? नेटवर्क को लिया, उसके बाद उन्होंने ओरेकल को लिया। और जो ये सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है फिनैकल। फिनैकल बेसिकली यूज होता है बैंकिंग सिस्टम में। तो फिनैकल को डेवलप किसने किया था? नारायण मूर्ति किसके सीईओ थे? Infosys. टीसीएस। इन्फोसिस के। भैया इन्फोसिस को हायर किया गया ने जो है डेवलप किया था सिस्टम जिसका नाम था फिनैकल। तो कितने टीम मिलके, कितनी कंपनी मिलके इस सीबीएस सिस्टम को चला रही थी? 3 कंपनी मिलके चला रही थी, आपका बीएसएनएल, आपका ओरेकल और आपका इन्फोसिस। मैं ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि यहां पे भी डेडलॉक आया। होता क्या था कि जब पीक आवर्स होते थे, स्टार्टिंग टाइम की बता रहा हूं, जब पीक आवर्स होते थे, पीक आवर्स का मतलब क्या? जब सबकी सैलरी ज्यादातर लोगों की ट्रांसफर होती है। आप 1 तारीख से लेके अगर 10 तारीख का देख लीजिए तो उसको पीक आवर कहते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग सेक्टर में जब पीक आवर होते थे तो सिस्टम हैंग होने लगता था, तो लोगों ने शिकायत करना शुरू किया। तो इन तीनों कंपनियों में सबसे पहले इन्फोसिस से कहा गया कि आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। तो इन्फोसिस ने कहा कि मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हैंग इसलिए नहीं हो रहा है कि रिसोर्सेज नहीं मिल रही है, या तो डेटाबेस की प्रॉब्लम है या नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है। तो सबसे नेटवर्किंग के मामले में सबसे बुरा भी बीएसएनएल माना जाता है, इसका नेटवर्क नहीं आता। माना जाता है कि नहीं माना जाता है? यस सर। yes sir, तो भाई बीएसएनएल को कहा गया कि आपका नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, तो उसने अपने पास लॉग रिपोर्ट होती है, मतलब जब भी आपका कोई फॉल्ट आएगा वो लॉग रिपोर्ट आप दिखा के देख सकते हो कि किस किस समय फॉल्ट आए थे और किस किस समय नेटवर्क की वजह से सिस्टम हैंग हुआ था। तो उसने दिखा दिया कि उस समय पूरे समय पे नेटवर्क में एक भी जो है फेलियर नहीं था। उसके बाद अगला काम किसके ऊपर आया? ओरेकल के पास आया। ओरेकल से ये कहा गया कि आप इतना बड़ा शायद डेटाबेस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो ओरेकल ने कहा हम इतना बड़ा डेटाबेस हैंडल करते हैं जिसमें पेटाबाइट और पेटाबाइट से भी बड़ा डेटा होता है, और आप इतने छोटे डेटा के लिए हम पर ब्लेम कर रहे हैं, तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आखिर में ये ब्लेम लगातार, इन शॉर्ट अगर चले तो ये ब्लेम लगातार ओरेकल पे आ रहा था, तो ओरेकल को अपने नाम को बचाने के लिए उसने पीएनबी से रिक्वेस्ट की कि एक दिन के सारे सुपरवाइजर राइट आप हमको दे दीजिए। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है कि बैंक कई करोड़ों का होता है, मतलब उसकी आप उसमें देखिए इन्वेस्टमेंट कई लोगों का होता है और आपके कई सारे पैसे उसमें इन्वेस्टेड होते हैं। तो बैंक को अपनी सारी पावर किसी भी प्राइवेट कंपनी को देने में काफी दिक्कत आती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द न्यू सिस्टम इन्होंने अपनी पावर हैंड दे दी ओरेकल को। तो ओरेकल ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में यह था कि इन्फोसिस ने जब भी कोई व्यू आता है, व्यू का मतलब जब भी आप कोई क्वेरी करते हैं तो उसका कोई डिस्प्ले आता है, तो उन्होंने डिस्प्ले तो शो किया पर डिस्प्ले को किल नहीं किया, जिसकी वजह से वो डिस्प्ले लगातार क्या करता गया? मेमोरी को एक्यूमुलेट करता गया, और आखिर में एक ऐसा समय आया जब मेमोरी बची ही नहीं, तब आपका सिस्टम हैंग होने लगा। और ये बग जो थी, बग माने एरर होती है, जो ये बग थी ये जानबूझकर इन्फोसिस ने डाली थी। इस वजह से डाली थी कि लोग जो है उनके दूसरे वर्जन को खरीदें। तो बात समझ में आई कि अगर आप स्पेस को रिलीज नहीं करेंगे तो कहां तक प्रॉब्लम आ सकती है बड़े सिस्टम्स में। yes sir, तो इतनी सब कहानी इसी चीज को समझाने के लिए थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात आती है थ्रेडेड बाइनरी ट्री की। थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट भी इसी वजह से आया कि हम मेमोरी, स्पेस और टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो थ्रेडेड बाइनरी इज सेम एज दैट ऑफ बाइनरी ट्री बट विद द डिफरेंस इन स्टोरिंग द नल पॉइंटर। ये नल पॉइंटर को नहीं स्टोर करती। नल पॉइंटर की जगह ये क्या करती है, उसका इनवर्सल जो है इन ऑर्डर स्टोर कर लेती है, जिससे कि आप बिना समय गवाए उसके नोड तक पहुंच जाएं। अगर मेरे लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है तो लेफ्ट राइट चाइल्ड को चेक करने से पहले ही मुझे इंडिकेशन मिल जाए कि भाई आगे मुझे नहीं जाना है, तो मैं उसको चेक क्यों करूंगा? क्योंकि चेक करने में भी तो 1 नैनो सेकेंड, 1 पिको सेकेंड लगेगा। तो उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोग्राम आप सॉल्व कर रहे हैं, कहीं सर्चिंग आपकी बहुत हो रही है, जैसे आजकल आप देख रहे हो फेसबुक में कितना डेटा स्टोर होता है। हर कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ हमारे साथ घटता है, हम फौरन फेसबुक पे डाल देते हैं कि नहीं डाल देते हैं? कुछ भी हुआ, मान लीजिए हम कहीं लड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, तो पहले फेसबुक पे डाल दिया मेट विद एक्सीडेंट, उसके बाद हॉस्पिटल गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक मेरा स्टूडेंट था, वो मटियारी से जा रहा था बस से, और बस पकड़ने में वो बस से गिर गया, उसके चोट ला गई, तो वो हॉस्पिटल पहले नहीं गए, पहले उन्होंने अपनी फोटो फेसबुक पे अपलोड की और लोगों ने उसको लाइक किया। कितनी अच्छी बात है कि मतलब आपका एक्सीडेंट हो रहा है और हम उसको लाइक दे रहे हैं। पहले तो लाइक ही आता था ना। यस, सबसे पहले लाइक ही आता था। हाँ, तो किसी के दादाजी ने लिखा कि आई हैव लॉस्ट माय दादाजी, उन्होंने कह दिया लाइक। तो ऑन अ लाइटर साइड हमें क्या करना है कि जहां हमें हमारे पास हमको पता लग जाए कि आगे हमको नहीं जाने की जरूरत है, वहां हमको सर्चिंग करने की जरूरत ना हो। तो अगर आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट हो रही है। जैसे नोड 1 है, नोड के लेफ्ट में भी चाइल्ड है, नोड के राइट में भी चाइल्ड है। ठीक है, तो नोड के लेफ्ट में जा रहे हैं, तो नोड के लेफ्ट ट्री में अगर 2 को देखिए, 2 जब नोड था तो उसके लेफ्ट में भी चाइल्ड था और राइट में भी चाइल्ड था। लेकिन जब लेफ्ट में 4 पे गए और उसके बाद 4 के बाद 8 पे गए, तो 8 के ना तो लेफ्ट में कोई है ना राइट में है, वहीं पे हमने इंडिकेशन कर दिया ना लेफ्ट में जाना है ना राइट में जाना है। आपको आगे सर्चिंग नहीं करना है, आपको टर्मिनेट कर देना है। या एक वर्ड यूज करते हैं प्रूनिंग, हमें यहाँ प्रून कर देना है। प्रून का मतलब क्या, कि आपको इंडिकेशन दे दिया गया है कि भाई इसके आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन आपको इसके आगे कुछ मिलेगा नहीं। आप जब कभी ट्रेन से गए होगे तो कुछ बिल्डिंगों पे लिख के आता है अबंडेंट, इसका मतलब वो क्या है, वो सब खाली कर दी गई है, उनके अंदर कुछ है नहीं। तो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, आगे आप जा सकते हो। स्पेस हमारे पास एक पॉइंटर है जो वैल्यू स्टोर कर सकता है, पर उस पॉइंटर में कोई वैल्यू स्टोर नहीं की गई है, यानी आपको नल को भी चेक करने की जरूरत नहीं। आप सीधे रिवर्ट कहाँ हो जाइए, वापस अपने नोड पे चले जाइए और नोड से आपको जहां जाना है वहां चले जाइए। तो हमारी जो ट्राइवर्सिंग होती है वो फास्ट हो जाती है अगर हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल बाइनरी ट्री से। तो थ्रेड बाइनरी ट्री आपको समझ में आई? इसी चीज को हम थ्रेड कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा आजकल हम लोग थ्रेडेड प्रोग्राम यूज करते हैं। थ्रेडेड प्रोग्राम का मतलब क्या है, एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप इस समय पीपीटी देख रहे हैं, एक स्क्रीन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और हमने ये जी सर। एनोनेट वाला जो है ऑप्शन यूज किया, इसी स्क्रीन पर हम लिखने लगे, तो ये एक दूसरा प्रोग्राम है ना। तो यानी एक प्रोग्राम के चलते चलते हम पैरेलल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये जो पैरेलल प्रोग्राम होते हैं ये लाइट वेट प्रोसेस होते हैं, और इन लाइट वेट प्रोसेसेस को हम लोग थ्रेड कहते हैं। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री का मतलब ये है कि हमारे ऐसे प्रोसेस जिससे कि हम वापस अपने पेरेंटल नोड के पास पहुंच जाएं अगर हमारे पास लेफ्ट या राइट में कोई चाइल्ड एग्जिस्ट ना करता हो। क्लियर है मेरी इतनी बात?
Yes, sir. निखिल के यहाँ आलू गोभी टमाटर मिल रहा है बगल में। सर वो बाहर बेच रहा है। अरे तो ठीक है, वो बात तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन यही फायदा है क्लासरूम में होते ना, पता लगता आलू है उसके पास, ना गोभी है, ना टमाटर है। अब घर में बैठे हो, आलू है, गोभी है, टमाटर भी वो है, ये आवाज भी आ गई, बाकायदा शॉपिंग भी हो गई, सब काम हो गया घर बैठे बैठे। अच्छी चीज है ये, इट्स नाउ न्यू नॉर्मल। तो आगे बढ़े भैया। जी सर। अब अगर आप इस लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में देखिए तो नंबर ऑफ नोड्स जो नल को कंटेन कर रहे हैं वो आइदर उनके या तो आइदर लेफ्ट में कोई नहीं है या राइट में नहीं है या दोनों जगह कुछ नहीं है। जो नल पॉइंटर है या तो उनके राइट में या लेफ्ट में या दोनों तरफ है। ये जो स्पेस है, ये जो वेस्ट हो रही है स्टोरिंग नल पॉइंटर, ये यूज हो सकती है अगर इसमें हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन स्टोर कर दें। अब यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है भाई? यूजफुल इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि अगर हम इसका इन ऑर्डर प्रेडेसर के बारे में बता दें या इन ऑर्डर सक्सेसर के बारे में बता दें तो नल को स्टोर नहीं करना पड़ेगा। ठीक बात भाई? नल जी हमारा सर। यूजफुल इंफॉर्मेशन है या वो लोकेशन जहां हमको अगला डेटा मिलेगा? तो वो लोकेशन जहाँ अगला डेटा मिलेगा। तो दीज जो ये स्पेशल पॉइंटर्स हैं जो आपके प्रेडेसर और सक्सेसर को बताते हैं, इनको कहा जाता है थ्रेड्स। और जो बाइनरी ट्री इस तरह की थ्रेड्स को कंटेन करती हैं उनको कहा जाता है थ्रेडेड ट्रीज। क्लियर है? वो ट्रीज जहां पे हम स्पेशल पॉइंटर्स नहीं यूज करते हैं, जहां पर हम नल नहीं यूज करते हैं, स्पेशल पॉइंटर्स यूज करते हैं। और इन स्पेशल पॉइंटर्स को क्या कहा जाता है? नल कहा जाता है, सॉरी थ्रेड कहा जाता है। और जो ट्री होती हैं जो इस स्पेशल पॉइंटर को यूज करती हैं उन्हें कहा जाता है थ्रेडेड ट्री। क्लियर है? दुर्गेश बेटा यस क्लियर सर। है आपको? दुर्गेश? दुर्गेश नहीं है क्या? कहीं चले गए? जी सर, है सर। क्लियर है ना बेटा? यस सर। तो थ्रेड समझ में आ गया कि जहां पे नल की जगह हम पॉइंटर्स को यूज करें और वो पॉइंटर्स अपने सक्सेसर या प्रेडेसर को बताएं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? थ्रेड कहलाते हैं। In the linked list representation of a threaded binary tree, threads always denoted with the help of arrow. थ्रेड किससे डिनोट होती हैं? एरो से डिनोट होती हैं। और इसको कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जो हमारे पास बेसिकली दो मेथड हैं जिसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो है वन वे थ्रेडिंग और एक है टू वे थ्रेडिंग। वन वे थ्रेडिंग में थ्रेड जो आपको दिखाई पड़ेगी वो या तो राइट साइड में होगी या लेफ्ट साइड में होगी। तो वन वे थ्रेड को हम सिंगल थ्रेडेड ट्री भी कहते हैं। वन वे थ्रेड को हम सिंगल थ्रेडेड ट्री भी कहते हैं। अगर आपकी थ्रेड अपीयर हो रही है लेफ्ट फील्ड पे, तो लेफ्ट फील्ड के पॉइंटर को पॉइंट कराएंगे इन ऑर्डर प्रेडेसर पे ऑफ दैट नोड। तो इस तरीके से जो वन वे थ्रेडेड ट्री होती है उनको कहा जाता है लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री कौन सी होती है? वो वन वे थ्रेडेड ट्री जिनके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट फील्ड में
नल पॉइंटर होता है और उसकी जगह हम ऐसा पॉइंटर डालते हैं जो पॉइंट कर रहा हो उसके इन ऑर्डर प्रेडेसर को, उस नोड के, उसको क्या कहते हैं? लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। क्लियर है बेटा? लक्ष्मी बेटा आपको क्लियर है बात? Yes, sir. और आपका वो मार्क्स अपडेट हो गया ना कल? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री में? अभी मैं समझा भी रहा हूं इनको, एग्जाम्पल और भी ले रहा हूं, लेकिन ये चीज आपको थ्योरी समझ में आ गई इसकी कि लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री कौन सी होती है? जिसके लेफ्ट पार्ट में कोई चाइल्ड नोड नहीं होता है, नल पॉइंटर होता है। नल पॉइंटर ना स्टोर करके हम वहां पे क्या स्टोर करते हैं? उसके इन ऑर्डर प्रेडेसर की वैल्यू, कहां पर वो नोड है। वैल्यू का मतलब हम उसका एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। क्लियर है ओमिका? यस सर। पक्का ना सबको? यस सर, पक्का। ऑन द अदर हैंड, अगर थ्रेड राइट साइड पे अपीयर हो रही है, देन इट विल पॉइंट टू द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ द नोड। अगर राइट साइड पे आ रही है तो उसके सक्सेसर को पॉइंट करेगा। प्रेडेसर कहां होता है? पहले होता है। सक्सेसर कहां होता है? बाद में होता है। तो इस तरह को क्या कहा जाता है? राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। What is the difference between left-threaded binary tree and right-threaded binary tree? The difference between left-threaded binary tree is that when in the left side no node appears, then a null pointer appears. Then instead of pointing the null pointer, we store the address of its predecessor in order predecessor node. Then it is called left threaded binary tree. On the other hand, if the thread appear in the right field, right hand side field, then the pointer will point to the in order successor of the node. वहां प्रेडेसर था, यहां क्या हो रहा था? सक्सेसर हो रहा है। क्लियर है? जी सर। तो इन ए टू वे, अब अगर टू वे हम थ्रेडेड ट्री के बारे में कहें तो उनको कहा जाता है डबल थ्रेडेड ट्री, एंड थ्रेड विल अपीयर इन द बोथ लेफ्ट एंड राइट फील्ड ऑफ द नोड, while the left field will point in order predecessor। काम वही होता है, पर अब मैंने क्या कर दिया है? दोनों को अलग अलग ना करके दोनों को ज्वाइन कर दिया है। तो लेफ्ट फील्ड कहां पॉइंट करेगी? प्रेडेसर पे, और राइट फील्ड कहां पॉइंट करेगी? टू द सक्सेसर पे। तो इसको कहा जाता है फुली थ्रेडेड बाइनरी ट्री। क्लियर है? बेटा ये चीज क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? सर से लास्ट वाला हिस्सा नहीं समझ में आया सर। मैंने कहा कि जैसे हमने पहले वन वे थ्रेडेड ट्री पढ़ी थी, तो वन वे थ्रेडेड ट्री में क्या था कि या तो वो लेफ्ट में सक्सेसर को पॉइंट कर रहा होगा, या वो प्रेडेसर को पॉइंट कर रहा होगा लेफ्ट से, या वो राइट से सक्सेसर को पॉइंट कर रहा होगा। अब जो डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री होती हैं, इनमें लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे हम पॉइंटिंग कर सकते हैं, दोनों जगह की फील्डों को नोट कर सकते हैं। लेफ्ट वाला क्या करेगा? लेफ्ट वाला वही काम करेगा, वो अपने प्रेडेसर को, वो क्या करेगा? अपने इन ऑर्डर प्रेडेसर को पॉइंट करेगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। और जो राइट साइड वाला है वो क्या कर रहा था? सक्सेसर को पॉइंट कर रहा था।
तो सक्सेसर को पॉइंट करेगा। इस तरह की थ्रेडेड बाइनरी ट्री जो दोनों तरफ पॉइंट करती हैं उनको हम लोग फुली थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी कहते हैं, क्योंकि पूरी थ्रेड बन गई ना, लेफ्ट साइड में भी बन गई और राइट साइड में भी बन गई। वन वे के साथ क्या प्रॉब्लम है कि अगर उसके लेफ्ट, मान लो लेफ्ट वे जो है आपका जो है लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री आप बना रहे हो, तो अगर लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है तब तो ठीक है। राइट में मान लो नोड एग्जिस्ट करेगा तो वहां पे हमें नल पॉइंटर डालना ही डालना पड़ेगा। और मान लो लेफ्ट राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री है और लेफ्ट में नल पॉइंटर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं भाई, वहां पे तो स्पेस हमारी वेस्ट हो रही है, हमारा टाइम वेस्ट हो ही रहा है। लेकिन डबल जो ट्री थ्रेडेड ट्री होती है इसमें फायदा ये होता है कि लेफ्ट का पार्ट भी कवर हो गया और राइट का पार्ट भी कवर हो गया। तो आइदर राइट में अगर लाई कर रहा है तो हम राइट से उसके कहां पहुंचे जा रहे हैं, प्रेडेसर पे पहुंचे जा रहे हैं, और लेफ्ट से कहां पहुंचे जा रहे हैं, सॉरी लेफ्ट से हम प्रेडेसर पे पहुंचे जा रहे हैं और राइट से कहां पहुंचे जा रहे हैं, सक्सेसर पहुंचे जा रहे हैं। तो इस तरह की जो बाइनरी ट्री होती है जिसमें दोनों तरफ हमको वे मिलता है कि किधर जाना है, इसको कहा जाता है फुली थ्रेडेड बाइनरी ट्री। क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। शुभेन बेटा आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. पक्का ना? क्विज छोड़ Yes. तो नहीं दोगे? नहीं। हाँ, छोड़ना नहीं, भले ये 2 नंबर आए उसमें टेंशन नहीं लेना, लेकिन छोड़िए कोई क्विज नहीं। Yes, sir. तुम्हारे यहाँ भी सब्जी भी करी है, वेरी गुड, यानी सबके यहाँ सब्जी इस समय भी करी है। तो इतना क्लियर है बेटा? यस सर, इतना आ गया सर। तो अगले क्लास में हम इसके एग्जाम्पल को भी पढ़ लेंगे, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? और तो जिसने अटेंडेंस ना डाली हो भाई वो अटेंडेंस डाल दे, और फिर अगले क्लास में मुलाकात की जाती है। तो अटेंडेंस डाल दी सबने? ताहा? यस सर। आपने अटेंडेंस डाल दी बेटा? यस आप सर। लेट आए थे ना थोड़ा सा? जी सर। हाँ, क्या हो गया था, कहाँ फंस गए थे? अरे सर, इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब था, वाईफाई बंद हो गया था तो रिस्टार्ट करना पड़ा था। हाँ चलो ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अटेंडेंस डाल दी ना बेटा? यस सर। चीजें समझ में आई कि या छूट गई? सर आज वाली तो छूट ही गई है सर सारी। तो भैया मैं एक काम कर देता हूँ, आज ही जो है जितने लेक्चर अब तक हुए हैं सब मैं उस पे डाले दे रहा हूँ आपके जो है क्लासरूम में, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा एक बार, थैंक यू सर। क्योंकि टाइम थोड़ा लगता है ना अपलोड करने में, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन आज मैं कर दूंगा ये काम पूरा। ओके सर, थैंक यू सर। तो फिर आज क्लोज करें फिर, कोई प्रॉब्लम? नो सर। देन थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.